Hello everyone. Today we will start our next topic, that is techniques of scientific management. In last video we discussed about principles of scientific management, which was given by F.W. Taylor, and there are 4 principles given by Taylor. First, science, not rule of thumb. Second, harmony, not discord. Third, cooperation, not individualism. And the last, fourth, development of each and every person to his efficiency. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स, कि टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी थी. टेलर क्या कहते थे कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए, हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा. टेलर कहते थे अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. अगर हम उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकेंगे. तो इन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हैं, जिसमें फर्स्ट आता है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम क्या होता है? कहते एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर को क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं. एज यू नो, वर्कर को वेजेस देना, वो हम उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग दें. वर्कर्स को वेजेस वर्क के अकॉर्डिंग दिए जाने चाहिए, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग. कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ए है, एक बी है, 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, ये भी क्या करता है? 8 आवर्स काम करता है, और ये भी 8 आवर्स काम करता है. जो वर्किंग आवर है वो 8 आवर्स है. ए क्या करता है? 1 डे में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है. 1 डे में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है. और बी क्या करता है? 8 आवर्स में 2 आवर्स टाइम पास करता है, और वो 1 डे में 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है. और जो मैनेजर है वो वेजेस देता है, वो दोनों को ही क्या देता है? पर डे के 500 रुपीज़. तो ये चीज़ रोंग है. तो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम ये कहता है कि आपको क्या देने हैं? जो वेजेस देने हैं वो वर्क के अकॉर्डिंग देने हैं, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं. मतलब 50 यूनिट्स का टारगेट है, इट मीन्स कि 500 आपके पर डे के बन रहे हैं. यानी कि पर यूनिट को बनाने की वेजेस कितने हो गए? 10 रुपीज़. कि 50 यूनिट्स बनाए, 50 मल्टीप्लाई में 10, 500 हो गए. तो ए को मिलने चाहिए 500 और बी को कितने मिलने चाहिए? 400 रुपीज़. डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम क्या बताया? कि जो भी हम वेजेस दें वर्कर्स को, वो वर्क के बेस पर दें, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर दें, ना कि टाइम के बेस पे. मतलब जो टेलर थे वो क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट. क्योंकि ये देखो, अगर इसको 400 मिल रहे हैं, इसको 500 मिल रहे हैं, तो ये सोचेगा ना कि मुझे 100 कम मिल रहे हैं क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट टाइम क्या है? ये अपना अच्छे से काम करेगा. तो इसीलिए अदरवाइज अगर दोनों को 500 मिल रहे हैं, वो तो आराम से टाइम पास करेगा, क्योंकि वो फिर
और लेजी हो जाएगा। तो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम क्या होता है, वेजेस दी जानी चाहिए, वो वर्क के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। गॉट इट। उसके बाद आती है हमारी सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन। ये आपको आता ही होगा, करवाया था ना, मेंटल रेवोल्यूशन। अब हमें क्या बता रहे हैं कि टेलर कहते हैं कि इन टेक्निक्स को यूज़ करो अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक है हार्मनी और डिस्कॉर्ड में यूज़ हुई, इनकी उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए इस टेक्निक की हमने हेल्प ली। तो ये टेक्निक क्या होता है, मेंटल रिवोल्यूशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही नेसेसरी होते हैं। तो वर्कर का और मैनेजर का, दोनों का जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, दोनों का जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको कन्वर्ट करो, उसको चेंज करो, किसमें, पॉजिटिव एटीट्यूड में। कन्वर्ट नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो यही सिंपल सा है, इजी सा। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्ट करना नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में। थर्ड आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, जो हमने प्रिंसिपल किया था डिवीजन ऑफ वर्क किया था। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होल वर्क है उसको क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देना चाहिए, और ईच पार्ट, ईच पर्सन को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन कर देना चाहिए, जिससे क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ये चीज़ हमने की थी किसमें, डिवीजन ऑफ वर्क में की थी। तो डिवीजन ऑफ वर्क को फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। यानी कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ना, वो किस पर फोकस करता है, वो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे। किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे। और एक हमने फ्योल का ही प्रिंसिपल किया था, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वन पर्सन वन टाइम वन ऑर्डर, कि एक पर्सन को एक टाइम पर एक ऑर्डर मिलना चाहिए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में यूनिटी ऑफ कमांड को क्या किया गया, वॉयलेट किया गया, मतलब इग्नोर किया गया, फॉलो नहीं किया जा रहा। कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या काम ने, एक पर्सन को एक टाइम पर एक से ऑर्डर मिलने चाहिए। बट फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, एक पर्सन को एक टाइम पर 8 लोगों से ऑर्डर मिलते हैं। एक पर्सन को एक टाइम पर कितने लोगों से ऑर्डर मिलते हैं, 8 पीपल से ऑर्डर मिलते हैं। आया समझ। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जो अप्लाई होता है ना, वो कहाँ पर अप्लाई होता है, शॉप फ्लोर लेवल पे। कहाँ अप्लाई होता है, शॉप फ्लोर लेवल, मतलब लोअर लेवल पे। कहाँ अप्लाई होता है, शॉप फ्लोर लेवल, मतलब लोअर लेवल पे। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, टेलर ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, सबसे पहले आता है फैक्ट्री मैनेजर। लेवल्स आप लोगों को ध्यान होंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल। तो फैक्ट्री का मैनेजर किस पे आ गया, टॉप पे आ गया। उसके बाद ये क्या कर देते हैं, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। एक आ जाता है प्लानिंग और एक आ जाता है प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट मैनेजर मिडिल लेवल पे, तो प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, या फिर प्लानिंग ऑफिसर भी कह सकते हो आप लोग, प्रोडक्शन ऑफिसर भी कह सकते हो।
ये किस पे आ गए, मिडिल लेवल पे। अभी हमने बताया ना कि फंक्शनल फोरमैनशिप कहाँ अप्लाई होता है, शॉप फ्लोर लेवल पे। और हमने क्या कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क को, क्योंकि एक पर्सन सारा का सारा काम अकेले नहीं कर सकता, तो इन्होंने क्या किया, 4 फोरमैन ले आए, सुपरवाइजर या फोरमैन। 4 फोरमैन प्लानिंग में लेकर आ गए और 4 ही प्रोडक्शन के अंदर लेकर आ गए। 4 प्लानिंग में और 4 ही प्रोडक्शन में। प्लानिंग में कौन कौन आ जाते हैं, रूट क्लर्क, सेकंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, थर्ड डिसिप्लिन ऑफिसर एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ओके, इनकी 3 क्लर्क आ जाते हैं, एक ऑफिसर आ जाता है। 4 फोरमैन यहाँ आ गए। अब जो फोरमैन है वो कौन से लेवल पे आता है, लोअर लेवल पे। तो फंक्शनल फोरमैनशिप किस पे अप्लाई हो रहा है, शॉप फ्लोर लेवल पे, लोअर लेवल पे। हमने क्या कहा कि एक पर्सन अकेला काम नहीं कर सकता, डिवीजन ऑफ वर्क को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, अभी बताया। तो वर्क को हम उनके स्पेशलिटी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और इधर भी 4 आ जाते हैं, कौन कौन, फर्स्ट स्पीड बॉस, सेकंड रिपेयर बॉस, थर्ड इंस्पेक्टर, फोर्थ गैंग बॉस। ओके, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 क्लर्क और एक ऑफिसर। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 बॉस और 1 इंस्पेक्टर। और यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म एरिया, ध्यान होगा, टॉप मिडल लोअर एंड प्लेटफॉर्म एरिया। तो यहाँ पे एक वर्कर को ये भी ऑर्डर देगा, ये भी ऑर्डर देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। यानी कि एक वर्कर को एक टाइम पर कितने लोगों से ऑर्डर मिल रहा है, कितनों से, 8 से। तो यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पे वॉयलेट हो गया और डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई हो गया कि रूट क्लर्क का एक ही काम है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का एक ही काम है। अभी बताती हूँ इनके काम क्या क्या होते हैं, इनका वर्क क्या क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट आ जाता है रूट क्लर्क। क्या आ जाता है, रूट क्लर्क। रूट मतलब क्या होता है, एक रास्ता। रूट क्या होता है, एक रास्ता। तो रूट क्लर्क का काम क्या होता है, जो आपको बताएगा सीक्वेंस। क्या बताएगा, सीक्वेंस बताता है कि किसी काम को आपने कैसे कंप्लीट करना है, किसी काम को आपने कैसे कंप्लीट करना है, उसकी क्या बताता है, आपको स्टेप्स बताता है, उसकी सीक्वेंस बताता है। ओके, फिर सेकंड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम क्लर्क आपको क्या बताएगा कि वर्क कितने टाइम में हो जाना चाहिए, कि जो वर्क है वो कितने टाइम में हो जाना चाहिए, हाउ मच टाइम शुड बी स्पेंड। कितना टाइम एक पर्टिकुलर वर्क पे आपको स्पेंड करना है, कितना टाइम आपको लगाना है। और प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, हाउ मच कॉस्ट शुड बी देयर। ओके, रूट क्लर्क आपको सीक्वेंस बताएगा, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को कैसे कैसे आपने कंप्लीट करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको ये बताएगा कि जो एक वर्क है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कॉस्ट क्लर्क की एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। फिर आता है थर्ड डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर ये देखेगा कि सारा का सारा वर्क, क्योंकि डिसिप्लिन ऑफिसर उसका काम ही क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कि जो सारा का सारा वर्क है वो डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ओके, और फोर्थ आ जाता है इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क।
इसका काम क्या होता है, ये वर्कर्स के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या कैसा मटेरियल यूज करना है, मशीन के रिगार्डिंग मशीन को कैसे यूज करनी है, और एक कार्ड पर लिखकर वो इंस्ट्रक्शंस किसको दे देता है, गैंग बॉस को। किसको दे देता है, गैंग बॉस को इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर के रिगार्डिंग कि वर्कर को काम कैसे करना है, कि किस तरह का मटेरियल यूज करना है, किस तरह की मशीन पर काम करना है, और वो कार्ड किसको हैंड ओवर कर देता है, गैंग बॉस को। आया समझ यहाँ तक, ये हो गया कंप्लीट। अब बात आ जाती है प्रोडक्शन इंचार्ज की। ये तो क्या कर रहा था, सिर्फ प्लान बना रहा था कि कितने में होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। अब आता है प्रोडक्शन। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का क्या काम होता है, देखना कि वर्क सही स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब जितना कहा गया था इसने बता दिया कितने टाइम में कंप्लीट करना है, स्पीड बॉस ये देखेगा क्या उतने टाइम में जिस स्पीड से वर्क होना चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या है वर्क टाइम पे कंप्लीट ना होने का। ओके उसके बाद रिपेयर बॉस, रिपेयर करना, ये क्या करेगा, देखेगा कि कोई मशीन खराब तो नहीं है, खराब है तो उसको एक रनिंग फॉर्म में लेकर आना, उसको सही करना, किसका काम है, रिपेयर बॉस का। फिर आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिली, गैंग बॉस कौन होता है, ग्रुप का लीडर। गैंग बॉस कौन होता है, ग्रुप का लीडर। तो ये देखता है कि जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं, मशीन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, ये क्या देखता है कि जो वर्कर्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो भी मटेरियल है सब अवेलेबल है या नहीं, मतलब उनको अवेलेबल करवाता है। और इंस्पेक्टर लास्ट में क्या आ जाता है, इंस्पेक्टर। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना कि प्रोडक्ट बना कैसे, प्रोडक्ट बना कैसे, ये किसका काम होता है, इंस्पेक्टर का। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर हमने अभी चेक नहीं किया तो बाद में वो सेल ही नहीं होगा। तो इंस्पेक्टर का वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। इन केस अगर कोई भी डेविएशन है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो साथ के साथ करेक्टिव एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना। आया समझ, हमने कौन कौन सी टेक्निक्स की। फर्स्ट हमने क्या किया, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, कि लोगों को जो हमने वेजेस देने हैं वर्क के अकॉर्डिंग देने हैं, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं देने। फिर हमने किया मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है वो क्या, उसको कन्वर्ट करना पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर, ताकि दोनों के दोनों क्या करें, प्रॉफिट इंक्रीज करने का सोचे, ना कि वो कहे कि मुझे ज़्यादा मिले, वो कहे कि मुझे ज़्यादा मिले। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, डिवीज़न ऑफ वर्क को यहाँ पर यूज़ किया गया है, उसको स्पेशलाइजेशन को लिया गया है, और यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट किया गया है। यहाँ पे क्या उन्होंने दो डिपार्टमेंट्स बना दिए, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। शॉप फ्लोर लेवल पे ये अप्लाई होता है। रूट क्लर्क जो कि आपको सीक्वेंस बताएगा, आपको बताएगा स्टेप्स बताएगा। टाइम क्लर्क कितने टाइम में होना चाहिए, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। डिसिप्लिन ऑफिसर सारा काम डिसिप्लिन मैनर में हो। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस लिखकर किसको हैंड ओवर कर देगा, गैंग बॉस को। गैंग बॉस ये देखेगा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, वर्कर्स अवेलेबल, मशीन के बारे में ये सब चीज़ें देखता है। रिपेयर बॉस मशीन में अगर कुछ भी खराबी है, कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को रिमूव करता है। स्पीड बॉस ये देखेगा कि सही स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसका रीज़न क्या है। इंस्पेक्टर देखेगा क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसको दोबारा से कोई ना कोई एक्शन लेना ताकि क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो 9 टेक्निक्स हैं, 3 हमने
इस वीडियो में कवर की है। जो बाकी हमारी टेक्निक्स रहेगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।